Good morning, friends. Welcome to IBPS SOIT Banking Conquer. So, guys, the notification has been came, and we got to know there is a major changes in the both prelims and mains patterns. And now the professional knowledge become the part of both prelims and mains. So हम प्रोफेशनल नॉलेज को इग्नोर नहीं कर सकते और वेटेज आप देखोगे तो भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। प्रीलिम्स में तो है ही। प्रीलिम्स में ऑलरेडी 40% के आसपास वेटेज है और मेंस तो कम्प्लीटली इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको अब प्रोफेशनल नॉलेज बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है गाइस। इसी को देखते हुए मैं आप सबके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं होता। उसके बाद हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। ओके। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हमारा नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। ठीक है, डीबीएमएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, लाइनेक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, वेब टेक्नोलॉजी एंड डाटा वेयर हाउसिंग। ये 10 क्वेश्चन हैं एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ समझ लेना पड़ेगा कि आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है। जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, द बेस्ट वेज टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो इज टू जस्ट whenever you see the question just pause this, try to attempt yourself। ठीक है, एंड देन कंटिन्यू। तो आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किया गलत है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स बताइए कि आपने 10 में से आउट ऑफ कितना मार्क्स लिख रहा है। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। और ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं एक एक स्टेप को, एक एक ऑप्शंस को बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा। ये 10 क्वेश्चन है बट एक्चुअली में ये कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपका तैयार कर देंगे इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉर नेटवर्किंग का। सो विच टीसीपी फ्लैग इज प्राइमरी यूज टू ग्रेसफुल टर्मिनेट द established टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, कि कोई टीसीपी का कनेक्शन है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। तो कौन सा है जो ग्रेसफुली टर्मिनेट कर देता है? सिंक है, एक्नॉलेजमेंट है, फिन है, रीसेट है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, टीसीपी कनेक्शंस हैं तो हम लोग अभी तक पढ़े थे कि थ्री थ्री हैंड शेकिंग, राइट। थ्री हैंड शेकिंग में क्या होता है कि हम लोग को पहले अगर कोई क्लाइंट है यहाँ सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा? अगर उसको देखना है कि भाई एक्नॉलेज सिंक्रोनाइजेशन में है डेटा कि नहीं है, तो पहले ये सिंक भेजेगा कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, सिंक भेजेगा या इधर से क्या आएगा, सर्वर से एक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ हमें आपका सिंक मिल गया। फिर क्लाइंट क्या बोलेगा कि मुझे भी आपका एक्नॉलेज। एक्चुअली ये क्या करता है, ये सिर्फ सिंक नहीं भेजता है। ये एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, सर्वर एक्नॉलेजमेंट के साथ सिंक भी भेजता है। ठीक है, सिंक भेजता है, सिंक्रोनाइजेशन भेजता है कि हाँ एक्नॉलेज मिल गया, आपको मेरा एक्नॉलेजमेंट मिला। क्लाइंट, आपका मेरा रिक्वेस्ट मिला, क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो ये तो क्या हमारा थ्री वे हैंड शेकिंग है। तो इसमें तो सिंक का कोई काम तो ऐसा दिख नहीं रहा है। सिंक क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कनेक्शन कर रहा है, तो ये सिंक तो गलत हो जाएगा, राइट। ग्रेसफुल टर्मिनेट, एक्नॉलेजमेंट क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट बता रहा है कि आपका डेटा मुझे मिला नहीं मिला। ये थ्रू आउट द जर्नी चलती है जब तक कि कनेक्शन क्लोज नहीं होता। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट तो होगा नहीं। अब फिन, फिन का क्या मतलब हुआ? फिन का मतलब हुआ कि हमारा फिनिश। फिन का मतलब होता है फिनिश। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये अगर आपको फुल फॉर्म भी पता होगा तो आपको पता है। एक्चुअली में ये फिन ही करेक्ट है, बट ये फिन करता क्या है? हमने अभी थ्री हैंड शेकिंग पढ़ा है, बट हम लोग फोर हैंड शेक पढ़ना है। फोर हैंड शेक अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा, बट एक्चुअली में टीसीपी में फोर हैंड शेकिंग भी होती है। वो कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लाइंट एंड सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट है एंड यहाँ पे सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट क्या बोला कि क्लाइंट को जब पता चला कि ठीक है, मैं जो है मेरा डेटा जो है सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था google.com जो भी है, तो वो कुछ वेब पेज डाउनलोड कर रहा है। मान लो वेब पेज डाउनलोडिंग फिनिश हो गया, तो क्लाइंट कह रहा है कि मैं फिनिश कर दिया। तो वो क्या करेगा, एक फिल रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। तो सर्वर क्या बोलेगा कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि आपका जो है, आपने डेटा जो है डाउनलोड कर लिया है, आप अब रिक्वेस्ट क्लोज करना चाह रहे हो, मतलब कि आप अपने साइड से डन हो चुके हो। बट सर्वर कुछ भेजना और है, सर्वर कुछ और दे रहा है, सर्वर अभी अभी भी वर्क कर रहा है। तो सर्वर क्या करेगा
कि इसी के साथ एक और फिन रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है। मतलब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, बट सर्वर भी काम कर रहा है, अभी नहीं है। बट सर्वर को भी लगेगा, जब वो भी पूरा डेटा दे चुका होगा, सब कुछ सारा रिस्पॉन्स हो चुका होगा, सर्वर को भी लग रहा है अब मुझे कनेक्शन क्लोज करना है, तो वो भी एक फिन रिक्वेस्ट भेज देगा। जब ये फिन रिक्वेस्ट भेजेगा तो इधर क्लाइंट के साइड से क्या आएगा, कि एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि हाँ मुझे भी आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, और आप जो है आपका मुझे फिर रिक्वेस्ट मिल गया है, एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, ये मेरा एक्नॉलेजमेंट है। सर्वर को जो एक्नॉलेज मिल गया तो मतलब दोनों साइड को पता चल गया कि दोनों साइड से हमारा जो है सर्वर, अब दोनों साइड से वर्क फिनिश हो गया, तो हम कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। एक्चुअली कनेक्शन ये टर्मिनेट करने के लिए ग्रेसफुल कनेक्शन टर्मिनेट करता है फिन। तो एक्चुअल में राइट आंसर हमारा फिन ही होगा। रीसेट क्या करता है कि इमीडिएटली जो भी चल रहा होगा उस चीज को रीसेट कर देगा, जो भी कनेक्शंस हैं उस चीज को तुम दोबारा से रीसेट कर देगा। ठीक है, तो ये रीसेट का काम है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लीजिए इसमें, कि जैसे कि मैंने क्या बोला कि अभी वॉकी टॉकी पे हम बात करते हैं, तो हमने बटन दबाया, कुछ मैसेज दिया और बोला कि ओवर एंड आउट। तो सामने वाला को क्या रहेगा, उसको जब रिसीव होगा तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर वो कुछ मैसेज देगा कि हाँ आपका मैसेज मुझे रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट दिया, फिर वो कुछ भेजेगा, ठीक है। फिर जब उसका मैसेज रिसीव हो गया तो वो भी बोलेगा ओवर एंड आउट। तो वो एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो टॉक्स हैं उसी को लेकर के इधर से उधर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फिन एंड एक्नॉलेजमेंट, ये फिन दिया तो मतलब उसको, उसने अपना काम खत्म कर लिया, इसने इसने एक्नॉलेजमेंट दिया सर्वर ने, कि बोला मुझे आपका पता चल गया कि आप काम खत्म कर पा रहे हो। फिर सर्वर ने उसको बोला कि मेरा भी काम खत्म हो गया, तो उस क्लाइंट ने बोला कि हाँ ठीक है, आप मुझे भी पता चल गया आपका काम खत्म हो गया। तो ये 4 वे हैंड शेकिंग हो गया, ठीक है, ये 3 वे हैंड शेकिंग हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लेना, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कि कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी। ये कुछ क्वेरी दी हुई है, उसके बाद पूछा है कि विच इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ हैविंग क्लास। ठीक है, हैविंग क्लास का प्राइमरी पर्पज क्या है ये पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिल्टर द रो बिफोर द ग्रुपिंग, फिल्टर द ग्रुप आफ्टर द एग्रीगेशन, सार्ट द ग्रुप, रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। ओके, तो हम पहले पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये क्वेरी दिया गया है, ठीक है। तो सेलेक्ट द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी भी टेबल में डिपार्टमेंट काउंट, डिपार्टमेंट का जो काउंट कितने डिपार्टमेंट्स हैं उसका काउंट करना है फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ठीक है। एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उसमें हमारा एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें एक डिपार्टमेंट है। और डिपार्टमेंट में बहुत चीजें हो सकती हैं, आईटी का डिपार्टमेंट हो सकता है, एचआर का हो सकता है, ठीक है, मार्केटिंग का हो सकता है, एंड देन फाइनेंस का हो सकता है, ठीक है। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। मान लो कि आईटी के डिपार्टमेंट में टोटल 10 एम्प्लॉय हैं, एचआर के डिपार्टमेंट 5 एम्प्लॉय हैं, इसमें डिपार्टमेंट 20 एम्प्लॉय हैं, इसके डिपार्टमेंट में मान लो कि 6 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 6 एम्प्लॉय हैं, या मान लो 16 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। ये सारे चीज अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है, काउंट करना है कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, कितने लोग हैं। अब कह रहा है कि ग्रुप बाय दी डिपार्टमेंट्स। तब डिपार्टमेंट को जब ग्रुप, ग्रुप क्या करता है, ग्रुप क्या करता है कि डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर देता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप करके रखा है कि आईटी डिपार्टमेंट 10 है, एचआर में 5 है। तो अगर ये ऐसे ही नंबर, अगर 100 टेबल्स, 100 नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, क्योंकि ग्रुप तो होगा, टेबल में तो ग्रुप होगा नहीं, तो ग्रुप करना पड़ेगा, राइट, क्वेरी के थ्रू। तो डिपार्टमेंट में मान लो 10 एम्प्लॉय हैं, तो डिपार्टमेंट में एचआर डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय हैं, आईटी में 10 एम्प्लॉय हैं, तो करेगा क्या कि सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को क्या करेगा, ग्रुप कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि हैविंग काउंट इज स्टार ग्रेटर देन। अब हैविंग क्लॉज क्या करता है, हैविंग क्लॉज का ये मतलब होता है कि ये सिर्फ ग्रुप पे काम करता है जहां पे एग्रीगेट की बात हो रही हो, ठीक है। एंड देन हैविंग क्या करेगा, काउंट, काउंट जिसका 10 से ज्यादा हो, तो ये तो 10 से ज्यादा नहीं है, ये तो 10 से ज्यादा नहीं है, ये और ये, तो ये फिल्टर करेगा सिर्फ ये दो रिकॉर्ड को, ठीक है। तो हैविंग क्लॉज भी एक फिल्टर है, ये है। जैसे कि वेयर फिल्टर, वेयर क्या है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड को जो है फिल्टर करता है, हैविंग क्या है, ग्रुप को, जहां एग्रीगेट की बात हो रही है वहां पे हैविंग क्लॉज का बात होता है, ठीक है, वो फिल्टर करता है। अब देखो कि अब कुछ क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो, फिल्टर द रो बिफोर द ग्रुपिंग, ये रो को कब फिल्टर करता है ग्रुपिंग से पहले, ये वेयर क्लास की बात कर रहा है। फिल्टर द ग्रुप आफ्टर द एग्रीगेशन,
ग्रुप है, ये ग्रुप हो गया। इसके बाद एग्रीगेशन भी हमें पता चल गया। अब इसको फिल्टर करना है तो मतलब यही सही है, ये नहीं सही है, ये सही है, राइट। सॉर्टेड द ग्रुप, ये ऑर्डर बाई का काम करता है। ऑर्डर बाई के अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर बाई से हम लोग ग्रुप को सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड होती है, उसके थ्रू हम लोग जो भी हमारे टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है उसके थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैसे हमारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, फ्रॉम कहाँ से कौन से टेबल में, फिर ग्रुप करते हैं, फिर हैविंग लगाते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्डर बाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा काम है, ठीक है। एक्चुअली हैविंग क्लास हमारे पास काउंट जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन सम एवरेज इन सब पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की, ए सिस्टम एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एमंग द प्रोसेस एंड causing the CPU utilization to decrease significantly। ये कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब हुआ? कॉन्टेक्स्ट का मतलब हुआ कि जैसे कि हमारे पास स्टैक पॉइंटर हो गया, ठीक है, मेमोरी हो गया, ये सब कॉन्टेक्स्ट की बात, ये सब कॉन्टेक्स्ट है। स्विचिंग का मतलब ये होता है कि सीपीयू, हमारे पास सीपीयू है एंड हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में तो यहाँ से यहाँ प्रोसेस को उठा के लेके जा रहा है, यहाँ से यहाँ प्रोसेस को उठा के ले जा रहा है, ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है। इंस्टेड ऑफ सीपीयू उस चीज को एग्जीक्यूट करने से बेटर से ज्यादा उसको क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है यहाँ से वहाँ। तो हमारा जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो मोस्टली टाइम किसमें स्पेंड हो रहा है कि इस प्रोसेस को सीपीयू तक ले आने में और फिर सीपीयू से हार्ड डिस्क तक ले जाने में जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ये क्यों ज्यादा होता है? जब जहाँ पे मैक्सिमम पेज फॉल्ट होती हैं, ये जब हम लोग अभी पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि पेज फॉल्ट वगैरह, बट इतना जान लो कि जब कोई डेटा, कोई प्रोसेस सीपीयू में आता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है, क्योंकि सीपीयू वन टाइम एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो सीपीयू से अब कोई नया प्रोसेस आया, ठीक है, तो सीपीयू के पास गया, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको सेव किया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस हार्ड डिस्क पे लेके गया, फिर ये प्रोसेस यहाँ से हार्ड डिस्क जाएगा, फिर नया प्रोसेस लेके आएगा, तो ऐसे ऐसे ये स्विच करता रहेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, इससे थ्रैशिंग बोलते हैं, जहाँ पे सीपीयू का स्विचिंग मतलब कॉन्टेक्ट स्विचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में, और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत लो हो रहा है और एक्चुअल में एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो रही है, तो इससे सिस्टम बहुत स्लो होगा। इसको क्या बोलते हैं, थ्रैशिंग बोलते हैं। अब डेडलॉक क्या होती है? डेडलॉक का मतलब होता है कि जब दो प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे कि क्या है कि एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, ठीक है। इसके पास प्रिंटर है, इसके पास स्कैनर है, स्कैनर। अब ए चाह रहा है कि मैं स्कैनर यूज करूं और बी चाह रहा है मैं प्रिंटर यूज करूं, ठीक है। बट दोनों के पास तो अपना ये यूज, दोनों तो अपना अलग अलग हैं। तो ये एक दूसरे के साथ वेट करेंगे, वेट करते रहेंगे कि ठीक है कि जब बी जो है छोड़ देगा स्कैनर को तो मैं यूज करूंगा, जब ये बी सोच रहा है कि जब ए प्रिंटर को छोड़ देगा तो मैं यूज करूंगा। तो ये एक इंडेफिनिट टाइम के लिए चला जाता है, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता है, दोनों बहुत इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट करते हैं और ये क्या हुआ है, डेडलॉक कंडीशन बन जाती है। जैसे कि एक ब्रिज की बात करें, एक कोई ब्रिज है, ए इधर से आ रहा है और बी बी जो है इधर से आ रहा है। अब दोनों एक पीछे नहीं जा रहे हैं, दोनों तो बीच में स्टक हो गए, मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है कि नहीं, आप अगर एक पीछे नहीं हटेगा जब तक, एक रास्ता नहीं छोड़ेगा तब तक दूसरा आ ही नहीं सकता, ठीक है, एक नैरो ब्रिज है तो। ओके, तो ये डेडलॉक। स्टारवेशन का क्या मतलब हुआ? स्टारवेशन का मतलब ये हुआ कि, अच्छा एक क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टारवेशन कौन से शेड्यूल में आता है, कौन से शेड्यूलिंग में आती है, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग में कौन से आती है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ स्टारवेशन होता क्या है। स्टारवेशन तब होता है जब कोई लो प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है, लो प्रायोरिटी की डेटा जो है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट करे, क्योंकि हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है कि वीआईपी, अगर मैं बात करूं वीआईपी की, तो अगर वीआईपी कोई है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जा रहा है, अगर आप रास्ते में हो, वीआईपी आ रहे हैं तो आपको साइड कर दिया जाएगा कि भाई वीआईपी की गाड़ी आ रही है, आप साइड हो जाओ। अब आपको रोड क्रॉस करना, बट कंटिन्यूअसली वीआईपी आया जा रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा इंडेफिनिट टाइम के लिए, आपको आपका नंबर ही नहीं आएगा जाने के लिए, राइट। इसी भी ऐसे ही प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमारी होती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेसेस होते हैं वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस हो रहे हैं, क्योंकि हाई प्रायोरिटी कंटिन्यूअसली जा रहा है सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो लो प्रायोरिटी का वेट कर रहा है कि भाई हाई प्रायोरिटी खत्म होगा तो मेरा नंबर आएगा, तो उस केस में ये स्टारवेशन चला जाता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में जो है स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअल में हमारा क्या करेक्ट आंसर है, डेडलॉक नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा थ्रेशिंग, ठीक है। ये आप पढ़ लेना इस चीज को, एक्सप्लेनेशन है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ओके।
साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंश्योर दैट डिजिटल मैसेज कैन नॉट बी डिनाइड बाय द सेंडर आफ्टर द ट्रांसमिशन। कि मतलब कि कैसे, अब अगर मैं आपको एक ईमेल भेजूं, ठीक है, तो ये कैसे इंश्योर होगा कि वो मैं बाद में नहीं बोलूंगा मैंने वो तो ईमेल भेजा ही नहीं था। ठीक है तो ये इसका कहने का मतलब ये है, बट ये सिर्फ पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट एक्चुअली में इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व है। इसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर्स इन्वॉल्व है, इसमें आपका सीआईए इन्वॉल्व है, इसमें आपका पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो, अब मैंने एक मेल कर दिया, ठीक है, मेल किया सामने वाले को, मेल ए ने मेल किया, सेंड किया, बी ने उसको रिसीव किया। ठीक है, बी ने इसको रिसीव किया, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है, बी ने रिसीव किया। अब बाद में सेंडर इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता ना कि मैंने मेल नहीं है, क्योंकि बी के पास रिटन ईमेल है कि ये जो ईमेल एड्रेस है वो ए के द्वारा ही भेजा गया, ए के ईमेल से ही भेजा गया, राइट। तो ये कैसे इंश्योर होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि ईमेल्स जब जाती है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, वो कैसे इनक्रिप्ट होता है और फिर कैसे उसको बी रिसीव करके डिक्रिप्ट करता है, वो हम पढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होती हैं, देखो पहले ये से, डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या होता है कि जब ए ने कोई मैसेज किया, तो इसके पास, ए के पास जो है दो चीजें होंगी, एक तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, एक प्राइवेट की होती है। ठीक है, तो बी जब ए जब इनक्रिप्ट ए जब मैसेज करेगा, डेटा भेजेगा, ठीक है, ये डेटा है या कोई मैसेज है, ठीक है, ए जब मैसेज करेगा इन बी को, ठीक है, तो वो उसको इनक्रिप्ट करेगा प्राइवेट की से, प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट कर दिया। जब बी के पास वो डेटा आया तो बी उसको पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको डिकोड कर गया या डिक्रिप्ट कर लेगा और मैसेज को रीड कर लेगा। ठीक है, तो ये जब बी के डेट पब्लिक की से जो है वो किया, डिक्रिप्ट किया, तो इसका मतलब बी ने जो है ए के पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया उस डेटा को, तो इसका मतलब हुआ कि बी ने ए का पब्लिक की यूज किया है, राइट। तो इसका मतलब सीधे सीधे ए ने भेजा, तो ए डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को। अगर रियल टाइम एग्जांपल दिया कि मैंने आपको 50,000 सेंड किया और मैं 2 साल के बाद बोलूँ कि नहीं भाई मैंने नहीं भेजा है, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन है, डेटा का रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, राइट, कि ए ने ए के ही अकाउंट से वो बी के पास पैसे गए हैं, राइट। तो वही यही इशू है, यही चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इस चीज को बोलते क्या है, अब क्वेश्चन आया कि कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि ओनली अथराइज पर्सन ही उस चीज को, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो नहीं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि एक बार डेटा भेज दिया उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अवेलेबिलिटी, कि जब एक बार डेटा चला गया, कमिट हो गया, तो वो फॉर एवर रहेगा। ठीक है, और नॉन रिपुडिएशन, नॉन रिपुडिएशन ही एक्चुअली में इंश्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर कैन नॉट डिनाई अ मैसेज, जो भी मैसेज आया होगा या गया होगा वहां से वो डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो करेक्ट आंसर यही होगा इसका। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको देख सकते हो। ए बैंक वांट टू माइग्रेट इट्स एप्लीकेशन टू द क्लाउड व्हाइल मेंटेनिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिप्लॉयड एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे ओएस भी कह रहे हैं मेंटेन करेंगे या डिप्लॉयड एप्लीकेशंस, ठीक है, मतलब सब कुछ वो मेंटेन कर रहे हैं, बट क्लाउड पे डाल, तो क्लाउड पे क्या देंगे, ये क्लाउड पे एक स्टोरेज दे देंगे इनको, तो प्लेटफॉर्म सब कुछ तो इसका रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर भी आपका रहेगा, प्लेटफॉर्म भी आपका रहेगा जिसपे आप डेवलप करोगे अपने सिस्टम्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही देंगे ना, मैं आपको, ठीक है, मैंने अपने सर्वर भी भेज दिया जहाँ पे आप पूरा सर्वर लगा हुआ है, स्टोरेज है, अब आओ अपना यूज करो, राइट। तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म तो नहीं प्रोवाइड, सॉफ्टवेयर जैसे सर्विस, जैसे गूगल हो गया, ठीक है, ये गूगल ऐप इंजन को, गूगल प्ले स्टोर हो गया, ये गूगल ऐप इंजन हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये फंक्शन एज ए सर्विस, ये पता करना आप लोग कि ये आप लोग का काम है कि क्या क्या है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये कुछ एक्सप्लेनेशन था इसका, देख लेना इसको। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, स्टैक, स्टैक क्या होती है, स्टैक, स्टैक जो है हमारा डाटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस हमारे आईबीपीएस में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का एक्चुअली क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक क्या है? ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, मैं सिंपल वे में बताऊंगा कि आपको करना कैसे होता है। ठीक है, देखो, ऐसे स्टैक है, इसमें वन बाय वन ऐसे 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 करके डेटा जो है रहता है। ठीक है, कि जैसे आएगा, इसमें क्या होता है कि स्टैक में
जो लास्ट इन होता है, जो सबसे लास्ट में अंदर घुसेगा स्टैक में, वो सबसे पहले आउट होगा, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। तो पुश का क्या मतलब होता है? पुश का मतलब ये होता है कि स्टैक में डेटा घुस रहा है। पुश का मतलब ये होता है कि स्टैक में डेटा जा रहा है। और पॉप का मतलब होता है कि डेटा यहां से निकल रहा है, जो टॉप होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने 10 डाला, तो मतलब मैंने स्टैक में 10 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर से पुश किया, फिर 20 किया, फिर 20 किया, फिर क्या किया कि पॉप किया, मतलब कि ये जो ऊपर वाला डेटा है ये अब निकल गया, ठीक है, ये पॉप हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 10 बचेगा। फिर क्या किया, फिर पुश किया 30 को, तो फिर से यहाँ से 30 आ गया, ठीक है। फिर क्या किया कि पुश किया 40 को, तो 40 को पुश किया, फिर क्या किया कि पॉज पॉप किया, तो मतलब पॉप यहाँ से 40 निकल गया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, 10, 30 बचेगा। तो पूछा है, अब इसके बाद कुछ नहीं ऑपरेशन पूछा है, व्हाट इज द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, तो मतलब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 30। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका 30 हो गया। ओके। ये बहुत सिंपल है, आराम से आप कर लोगे। बस एक कॉन्सेप्ट याद करना कि जो भी सबसे लास्ट में अंदर जाएगा स्टैक के अंदर, वही सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके। इसका करेक्ट आंसर 30 है। ओके। ये चीज रटने वाली बात है इसमें। इसमें बहुत कुछ है नहीं, बट कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर आप लोग कंफ्यूज मत होना या फिर डरना नहीं। बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा लैंग्वेज में मैं बताऊंगा आप लोग को। कुछ नहीं है, इसका एक फार्मूला है, 2 के पावर एड्रेस बस। एड्रेस बस, ठीक है। ये बस यही फॉर्मूला है, इसी से आप लोग निकाल सकते हो व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेस मेमोरी। यही है मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेस मेमोरी, 2 के पावर एड्रेस बस। अब हमको 2 के पावर 32 निकालेंगे तो पता नहीं कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो एक बिट में, ये 32 बिट है, एड्रेस बस है, तो मेमोरी एड्रेस कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसका इसका सीधी सीधी फार्मूला यही है। इसका एक्चुअली 4 GB होगा, और ये आप रट लेना, इसको निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप पागल हो जाओगे निकालते निकालते, इतना टाइम भी नहीं आता। इतना आता है, 16 बिट का एड्रेस बस है, तो मेमोरी जो है हमारा 64 KB का होगा। अगर 20 बिट का है तो 1 MB का होगा, 32 बिट का है तो 4 GB का होगा, ठीक है। और अगर 16 GB का है, सॉरी, 64 GB बिट का है, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप वो 16 GB का होगा, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए इतना मत वो सोचिए उचिए, ठीक है। मेनली ये जो तीन चार चीज़ें थी, वो चीज़ मैंने बता दी, और ये बस एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ठीक है। और ये 2 3 चीज़ें याद कर लो, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, बहुत रेयर है कि ये क्वेश्चन आए इस तरह से, ठीक है। अब एक लाइनेक्स का कमांड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। लाइनेक्स एंड सेल स्क्रिप्टिंग की कमांड है, कि क्या कह रहा है कि कंसिडर द कमांड chmod 754 रिपोर्ट डाटा से। chmod का मतलब क्या होता है कि चेंज मोड होता है, ठीक है। ch चेंज मोड का क्या मतलब होता है कि जब किसी फाइल को हम कोई परमिशन देते हैं, तो वो चेंज मोड का यूज करते हैं, chmod। ओके। चेंज मोड का फाइल परमिशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब 74754, देखो किसी भी फाइल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कोई अगर फाइल है, इसको कौन एक्सेस कर सकता है, एक तो ओनर एक्सेस करेगा, ठीक है। एक तो ओनर एक्सेस करेगा, एक तो कोई अगर ग्रुप बना रखा है कि भाई इस ग्रुप के बंदे आएंगे तो एक्सेस कर लेंगे, एक तो अदर, जो भी नहीं उस ग्रुप का मेंबर है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। यही 3 लोग पॉसिबिलिटी है कि एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 3 लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो कैसे ये 3 लोग, अब देखो कि अब ये चीज, अब कुछ चीजें और जान लो, कि जैसे कि ये अब रिपोर्ट एक फाइल है, जिसको इन्होंने ये परमिशन दिया है 745। अब ये बोला विच इज द ग्रांटेड टू द अदर्स, तो ये अदर जो है एक्सेस करेगा तो उसकी क्या परमिशन होगी, ठीक है। अब एक चीज जान लो, अगर एक है, अगर किसी फाइल में एक लिखा हुआ है, इसका मतलब एक की चेंज मोड एक लिखा है, तो इसका मतलब एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, फाइल को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो है तो उसको राइट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीन है तो उसको रीड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चार है तो रीड एंड एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। रीड एंड एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पांच कैसे होगा, पांच ये दोनों को मिला करके, और ये रीड होगा, ये तीन नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक तीन रीड एंड समथिंग रहे, मुझे याद नहीं आ रहा तीन किसके लिए यूज होता है, आप लोग देख लेना। ये चार जो है रीड करने के लिए सिर्फ एग्जीक्यूट होता है। पांच क्या होगा, 1 + 4, तो मतलब कि रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, रीड एंड एग्जीक्यूट करने के लिए होगा।
ये सात क्या होगा, सात क्या होगा, एक प्लस दो प्लस चार। ठीक है, तो मतलब ये रीड करेगा, चार करेगा, राइट भी करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा, सातवां परमिशन। ठीक है, तो इसके लिए ये इसके लिए क्या होगा, अब देखो कि ये फोर, फोर क्या कह रहा है कि चौथा नंबर, ये फोर क्या है, तीन तीन नंबर है, तो सात क्या होगा, पांच क्या होगा, और चार क्या होगा। ये तो हमारा ओनर का हो गया, ये जो है ग्रुप का हो गया, तो ये अदर्स हो गया। तो अदर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, तीन लोग हैं इस चीज को एक्सेस करने के लिए, तो अदर क्या कर रहे हैं, ये अगर फोर, फोर मतलब कि रीड कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रीड ओनली। ओके, अगर फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, बाकी ये कुछ एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये चीज समझ लेना आप लोग, ठीक है। अब एक वेब टेक्नोलॉजी की बात है कि ये वेब एप्लीकेशन रिसीव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर थ्रू द एचटीएमएल, मतलब कि एचटीएमएल की बात करें, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि उसका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, राइट, एंड देन उसका कस्टमर का आईडी हो सकता है, या फिर कस्टमर का अकाउंट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब क्या करें, विच एच टी टी पी मेथड्स शुड बी प्रीफर टू ट्रांसमिटिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो गेट क्या करता है, कि मतलब ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है एच टी टी पी कि हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सके। गेट क्या कर रहा है, कि गेट का मतलब हो रहा है कि हम यूआरएल से कुछ भेज रहे हैं, राइट, जैसे कि www.google.com। ठीक है, google.com.id इजकल टू ABC। ठीक है, तो यहाँ पे तो आईडीएम रिवील कर रहे हैं, राइट, अगर हमारे मान लो आईडी इक्वल टू नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग का डेटा जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोई भी चीज अगर भेजोगे तो यहाँ पे सारा चीज यूआरएल में होगा, एक शॉर्ट छोटा डेटा होगा। ठीक है, यूआरएल में, और हम यूआरएल में कोई भी, मान लो किसी ने कैचे सेव कर लिया, किसी ने बुकमार्क कर लिया, तो बाद में उस चीज को एक्सेस किया जाएगा, आपकी आईडी, आपकी डेटा रिवील हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम वक्त हमें प्रीफर करना है कि सिक्योर ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को भेजना है, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को तो हम इसके थ्रू तो भेज नहीं सकते, तो ये क्या है, ये गलत हो गया। पोस्ट, पोस्ट में क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी चीज पेलोड एक रिक्वेस्ट के थ्रू भेजते हैं, पेलोड में भेजते हैं, कि बहुत बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसे कि लॉगिन पेज करना है, लॉगिन पेज में हमारा यूजर आईडी पासवर्ड होता है, तो हम उस चीज को हम यूआरएल के थ्रू नहीं भेज सकते ना, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते यूआरएल। पोस्ट में क्या करते हैं कि बहुत बल्क डाउट डेटा है, उसमें सिक्योरली डेटा को, पोस्ट क्या करता है, डेटा को सिक्योर नहीं करता, उसके लिए तो हमारे पास टीसीएल है, एसएसएल होता है, टीसीपी का। ठीक है, जैसे सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, तो वो यूज करते हैं, राइट, पोस्ट के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ये चीजें सिक्योर करती हैं, बट पोस्ट क्या करता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपके डेटा को एक्सपोज होने से, आउटसाइड से। ओके, विद द हेल्प ऑफ टीसीपी, जिसमें टीसीएल हमारा होता है और ये एसएसएल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके थ्रू, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारा पोस्ट है। ओके, ये सब एक्सप्लेनेशन लिया है, आप देख लेना इसको। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग का, OLAP, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग का, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, विच ऑपरेशन रिड्यूस द लेवल ऑफ डिटेल्स बाय मूविंग फ्रॉम डिटेल डेटा टू समराइज डेटा। आप लोग को अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत पता नहीं किस लग रहा हो क्या है ये, डाउन ड्रिल, रोल, रोल अप, स्लाइस एंड डाइस। बहुत सिंपल है गाइस, ये थियोरेटिकल है, और एक का क्वेश्चन तो डेटा वेयर हाउसिंग से आता ही आता है। OLAP होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एक OLAP होता है, एक OL आई थिंक TP होता है क्या, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, आई थिंक सो। ये OL TP या OLPT है, TP होता है शायद, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो हमें OLAP का मतलब, OLAP होता क्या एक्चुअली गाइस, OLAP डेटा वेयर हाउसिंग का नाम सुना होगा, तो मतलब कि ऐसा वेयर हाउस जहाँ पे डेटा बहुत बल्क अमाउंट में रखा गया। ठीक है, तो मतलब कि OLAP काम करेगा किसी बल्क डेटा पे, बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये काम करता है किसी डेटा को समरी एनालाइज करने में, उस डेटा को का रिकॉर्ड निकालने में, उस डेटा को ये फाइंड आउट करने में कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हुए हैं, कहाँ पे कम हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिका हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अभी 4 जुलाई को क्या है कि ये बिग बिलियन सेल, कुछ ऐसा सेल आने वाला है, बिग बिलियन तो नहीं, पता नहीं कौन सा सेल आने वाला है इसमें, क्या नाम है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में, 4 जुलाई को। ठीक है, अब होगा क्या कि 4 जुलाई को जब ये सेल आएगा, तो बहुत सारा अमाउंट में ट्रांजेक्शन होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होंगे। ठीक है, जब ये सारा सेल खत्म हो जाएगा, तो एक एक पर्टिकुलर डेटा जो है फ्लिपकार्ट के पास जाएगा, फ्लिपकार्ट का बहुत बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो फिर हम लोग ये ऑनलाइन एनालिटिकल
प्रोसेसिंग टूल्स की मदद से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, कहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, कहाँ पे बहुत कम जो है प्रोडक्ट का सेल हुआ है। तो उस बेसिस पे हम एक एनालिसिस करके निकाल सकते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, डिसीजंस क्या लेना है इस बेसिस पे। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इतना समझ में आएगा ओएलएपी क्या करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके एक कंक्लूजन निकालता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हुआ है, किस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा हुई है, किसका कम हुआ है, कहाँ से रेवेन्यू बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि OLAP ऑप्शन रिड्यूस द लेवल ऑफ डिटेल्स बाय मूविंग फ्रॉम डिटेल डेटा टू समराइज डेटा। देखो, अब स्लाइस क्या करता है, इसी का एक पार्ट है स्लाइस। OLAP का स्लाइस क्या करता है, स्लाइस ये बताता है कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन में बात करता है 2025 में कितनी सेल हुई, तो ये बता दिया। ठीक है, 2025 में कितनी सेल हुई, तो ये समराइज डेटा तो बता नहीं रहा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। डाइस क्या करता है, डाइस करता है कि मल्टी डायरेक्शन बताता है 2025 में ये, इस 2025 में कर्नाटका में, तो ये मल्टी डायरेक्शन होगा ना, 25 में भी कितना डेटा सेल हुआ, कर्नाटका में कितना सेल सेल हुआ, और कौन सा लैपटॉप सेल हुआ, कौन से ब्रांड का हुआ, कौन सा वर्जन था उसका। तो ये मल्टी डायरेक्शन में डेटा बताता है, तो ये भी नहीं होगा। रोल अप, रोल अप का क्या मतलब हुआ कि हम समराइज डेटा को, ठीक है, मतलब कि डिटेल डेटा को समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कंट्री है, मतलब हमें पता चला कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद हम देखते हैं स्टेट में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ या, फिर स्टेट से क्या होगा कि पता चलेगा कि हमें इस कंट्री में कितना हुआ। तो ये क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से कंट्री लेवल तक, तो एक कंट्री लेवल पे जाकर सीमित हो गया, राइट। तो एक समराइज कर दिया कि इस कंट्री में इतना डेटा सेल हुआ। और रोल डाउन, रोल डाउन का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, सॉरी, ये समराइज इंफॉर्मेशन को डिटेल्ड डेटा में जो है रोल डाउन कर देता है या ड्रिल डाउन कर देता है। जैसे कि हमारे पास किस कंट्री में, अच्छा कंट्री में पता लगा कि अच्छा ठीक है, कर्नाटका में कितना सेल हुआ या उत्तर प्रदेश में कितना सेल हुआ डेटा, ठीक है, कितना हमारा प्रोडक्ट बिका, एंड देन उसके बाद ठीक है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फिर वाराणसी में कितना, लखनऊ में कितना डेटा, कितना प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ, ठीक है, तो वो करता है। तो हमारा गैस क्या क्वेश्चन पूछा है कि मूविंग फ्रॉम डिटेल डेटा तो समराइज, तो ये रोल डाउन हो गया, रोल सॉरी रोल अप हो गया। ठीक है, तो ये आज के सारे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने एक एक ऑप्शंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट है इसमें, कुछ भी है, किसी टॉपिक पे लग रहा है कि आप लोग को कि इसमें अभी भी डाउट है मुझे, या ऐसे कैसे हो गया ये चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।